नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। एक बार फिर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। रविवार को यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया गया था, लेकिन आज से पहले की तरह ही यात्रा शुरू कर दी गई है। ये अच्छी खबर है यात्रियों के लिए। आपदा प्रबंधन भारी बारिश को देखते हुए स्थगन का फैसला लिया गया था, लेकिन अब फिर से तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन कर सकेंगे। अब तक 30 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। 30 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब अच्छी खबर है कि यात्रा जो स्थगित की गई थी उसे पुनः खोल दिया गया है। अरुण सैनी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, यात्रा को पहले की तरह खोल दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। फिलहाल किन किन सावधानियों को बरता जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की घटनाएं अप्रिय ना हो? जी बिल्कुल देखिए, बीते कल की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी, जिस तरीके से कल भारी बारिश की जो है चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दी गई थी। तो उसके देखते हुए ही जो है यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा पर रोक लगाई गई थी और प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि जो यात्री जहाँ पर है वो वहीं पर रहे, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो है वो दी गई थी। लेकिन आज जो है कई यात्रा फिर से जो है वो शुरू कर दी गई है। सुचारू रूप से जो है यात्रा आज और शुरू कर दी गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ये भी कहा गया है ये भी कि जो यात्री अगर किसी को जरूरी है तो ही वो आए, ये अनावश्यक जोखिम जो है यात्रा का लेने की जो है वो कोशिश ना करें, क्योंकि बारिश जिस तरीके से हो रही है और भारी बारिश देखने को मिल रही है, लगातार जो है बारिश हो रही है। तो ऐसे में पहाड़ों में लगातार जो पहाड़ी संकट है, यात्रा के जो मार्ग हैं चारधाम यात्रा की, तो ऐसे में उन पर बोर्डर गिरने से मार्ग भी बाधित हुए हैं और कई ऐसी जगहों पर जो है भूस्खलन के चलते जो है सेंसिटिव जोन भी है, जिस तरीके से जो है जो यात्रा हो रही है जिसमें की वो लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। तो उसी को देखते हुए तमाम फैसले लिए गए हैं और ऐसे में हालांकि आज जो यात्रा शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो रास्ते बंद थे, जो मार्ग बंद बाधित हो गए थे, उन्हें खोल दिया गया है। तो ऐसे में यात्रा आज से शुरू हो गई, लेकिन साथ ही साथ जो भी यात्रा मार्ग है उन पर पुलिस बल सुरक्षा बलों को तैनात जो है रहने के 24 घंटे के लिए जो है मोड़ पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और शाम तौर की जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, उन्हें कोई भी किसी भी परेशानी की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए जो है उनकी सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आ रही है, मलबा और बोल्डर आने से चारधाम यात्रा मार्ग जगह जगह से बाधित हो रहा है। मानसून के एक हफ्ते के अंदर कई जगह आपदा जैसे हालात हैं। हालांकि यात्रा जो है वो खोल तो दी गई है, लेकिन यात्रा में यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये सब पीडब्ल्यूडी की गलतियों के कारण हो रहा है। उसी का खामियाजा जो है यात्री भुगत रहे हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 10 जुलाई को ही दोनों सीटों पर वोटिंग है। लिहाजा जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को सीएम धामी ने संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट देने की अपील के साथ ही कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। 10 जुलाई को उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। जाहिर है चुनाव प्रचार के लिए अब बहुत कम वक्त बचा। बद्रीनाथ में आयोजित जनसभा को स्टार प्रचारक और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। अपने संबोधन में एक तरफ जहां उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर सियासी हमला बोला। बद्रीनाथ सीट से पार्टी ने राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि बद्रीनाथ की जनता राजेंद्र भंडारी के साथ खड़ी है। दरअसल 2022 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े राजेंद्र भंडारी की जीत हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को ही बद्रीनाथ सीट से उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार विधानसभा बद्रीनाथ के सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे नवयुवक साथी विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाने जाएंगे और भारी बहुमत से राजेंद्र भंडारी जी को जिताकर विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे।
पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के लिए आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजेंद्र सिंह भंडारी ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी यहां के लिए विकास कार्य किए और अब राजेंद्र भंडारी बीजेपी में, लिहाजा अगर यहां से इस बार उनकी जीत होती है तो डबल रफ्तार से इलाके का विकास होगा। आप सभी को पता है कि भंडारी जी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस आज किस प्रकार से नेतृत्व विहीन हो गई है, जिस प्रकार से दिशाहीन हो गई है, विकास से कोसों दूर चली गई है, केवल झूठ और भ्रम की राजनीति करने लगी है, उससे परेशान होकर एवं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर श्री भंडारी जी ने भाजपा में शामिल होकर आप सभी के बीच में आकर विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। आज विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से चुनाव में आप सबके बीच में आपका समर्थन मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं आप सबसे आज ये अपील करना चाहता हूं कि 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में कमल का बटन दबाकर श्री भंडारी जी को भारी मतों से आप सब लोगों ने विजय बनाना है और इस पूरे उर्गम क्षेत्र सहित पूरे विधानसभा को विकास के पथ पर, विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है। सीएम धामी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में भारत का मान सम्मान हो रहा है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पूरे देशवासियों को परिवार मानते हैं। यही वजह है कि सभी वर्गों के लिए वो काम कर रहे हैं। हर एक परिवार के लिए पीएम मोदी चिंता करते हैं। बात चाहे आयुष्मान भारत की हो या फिर उज्ज्वल योजना की, सभी वर्गों को लाभ दिया जा रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारत विकास की नई गौरव गाथा लिख रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का किस प्रकार से मान सम्मान बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण के साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी बढ़ावा मिल रहा है। उसके लिए हम अगर हमारे यही बद्रीनाथ जी की बात करें, देखिए बद्रीनाथ जी में एक नव निर्माण, पुनः निर्माण, एक मास्टर प्लान का काम चल रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी है। भाइयों बहनों, केदारनाथ जी का मास्टर प्लान और नव निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और हम सब जानते हैं कि आज मोदी जी पूरे देश को एक परिवार मानकर 140 करोड़ भारतवासियों को, चाहे वो हमारे सीमांत क्षेत्र माणा के लोग हों, चाहे नीति के लोग हों या मलारी के लोग हों या गुंजी या आदि कैलाश के लोग हों। सीएम धामी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, जिसका लाभ भारत में लाखों करोड़ों लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार को पहले इस बात की चिंता होती थी कि अगर परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे, लेकिन जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है तब से 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में दिया जा रहा है। आप जानते हैं आयुष्मान भारत योजना आज देश की कितनी बड़ी योजना है। देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। भाइयों बहनों, आज देश को आजाद हुए हम 75 साल से भी ज्यादा हो गए और इन सालों में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जिसने ये सोचा हो कि देश के अंदर रहने वाले गरीब परिवारों का, गरीब माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का अगर उनको कोई इलाज की समस्या आ जाए तो उनका इलाज कैसा होगा। उनके इलाज की चिंता, उनको 5 लाख रुपए तक का 1 साल में इलाज की गारंटी किसी प्रधानमंत्री ने दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलवाई। बद्रीनाथ विधानसभा के क्षेत्र जोशीमठ में आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने कहा कि देश के गरीब परिवारों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुंच रहा है और नल का जल घरों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म की। सीएम ने कहा कि पहले बॉर्डर इलाकों में फायरिंग होती थी, लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तो आतंकियों को घर में घुसकर मारा जा रहा है। किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस के सिलेंडर गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने का काम उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मुफ्त राशन योजना हमने देखा कोरोना महामारी में किस प्रकार से परेशानी खड़ी हो गई थी। लोगों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था। राशन कहां से मिलेगा, क्योंकि छोटी नौकरी थी, रोजगार था, सारा बंद हो गया।
उस समस्या को, उस परेशानी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने महसूस किया और गरीबों के कल्याण के लिए योजना चलाई। और वो योजना 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, अगले 5 सालों के लिए उस योजना को अभी तक बढ़ा दिया गया है। 5 साल तक अब राशन फ्री में मिलेगा। इसके साथ साथ हर घर से नल जल पहुंचाने जैसी योजनाओं को देश और प्रदेश के अंदर घर घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए अनेक ऐसे फैसले लिए जिनके कारण से उन्होंने कभी राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा क्या नुकसान होगा, मेरी पार्टी का क्या नुकसान होगा। उन्होंने अगर सबसे पहले किसी का फायदा देखा, देशवासियों का देखा और देश का फायदा देखा, इसीलिए उन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त की। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया, जबकि निर्माण कार्य रोकने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी करा दी थी। अयोध्या में हम सब भगवान बद्री विशाल की धरती पर रहते हैं और हम ये चाहते थे, उत्तराखंड के लोग, हमारे इस बद्रीनाथ विधानसभा के लोग, कि अयोध्या में जहां भगवान पैदा हुए वहां राम का मंदिर बनना चाहिए। चाहते थे ना हम लोग? नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे? जरा हाथ खड़ा करिए एक बार। कितने लोग चाहते थे? उधर वाले भी चाहते थे कि नहीं चाहते थे? कि सब चाहते थे। तो ये काम नहीं हो पा रहा था। कई सरकारें आ गई, चली गई, यहां तक कि कांग्रेस की सरकार लगातार इस पर रोक लगाने का काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कोर्ट में था तो वकीलों की फौज खड़ी कर दे रही थी, कह रही थी कि ये किसी हालत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर हम सबको भी राम युग में फिर से आने का अवसर अगर किसी के कालखंड में मिला तो ये कालखंड भी मोदी जी का कालखंड है, जिसमें भगवान राम का मंदिर बन गया। बद्रीनाथ में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आदर्श उत्तराखंड बनाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और आज उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हुआ है। जल्द ही उत्तराखंड में एक समान नागरिक कानून लागू कर दिया जाएगा। एक श्रेष्ठ उत्तराखंड बने, एक आदर्श उत्तराखंड बने, विकल्प नहीं संकल्प को लेकर हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि आज आपका राज्य उत्तराखंड कई क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज हमने समान नागरिक संहिता, जो हमारे चुनाव का एक वायदा था, वो वायदा हमने पूरा किया। आज ये गौरव केवल मुझे प्राप्त नहीं है, ये गौरव केवल धन सिंह जी को प्राप्त नहीं है, अनिल नोटियाल जी को प्राप्त नहीं है कि विधानसभा में, और उस विधानसभा में तो राजेंद्र भंडारी जी भी थे, जिसमें समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर पास हो गया। ये गौरव हम सबके साथ साथ आप सबको प्राप्त है। उत्तराखंड के रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक माता बहन को आज ये गौरव प्राप्त हो गया है कि जिस देश के अंदर जिसकी मांग लंबे समय से थी कि एक देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। चाहे वो किसी वर्ग का दुकान कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई थोड़ा दूध बेच रहा है, घी बेच रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहा है, लेकिन उसकी जो मेहनत है वो बेकार हो जा रही थी, क्योंकि नकल माफिया उनके साथ धोखा कर रहे थे, छल कर रहे थे, उनकी मेहनत पर डकैती कर रहे थे। भाइयों बहनों, इसको रोकने का काम हमने किया है और कई लोगों को जेल की सलाखों को पीछे भेजा है। इसी प्रकार से लैंड जिहाद के खिलाफ हमने उत्तराखंड के अंदर कार्रवाई की और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो अतिक्रमण की हुई थी, कहीं नीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं पीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं हरी चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है उसको खराब करने का प्रयास हो रहा था। भाइयों बहनों, उस अतिक्रमण से हमने 5000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण के तहत सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दिया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये है कि सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं का जिक्र कर बद्रीनाथ वासियों से वोट देने की अपील की। अब 10 जुलाई को क्षेत्र की जनता किसका साथ देती है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में रविवार देर रात को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। भूकंप के झटके से लोगों के खिड़कियों और दरवाजों में कुछ देर कंपन जरूर हुई। वही भूकंप का केंद्र चमोली बताया जा रहा है। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की 27वीं रथ यात्रा का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धापूर्वक किया गया। बता दें कि आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। वहीं देहरादून में भी ये रथ यात्रा शहर के कई मार्गों पर निकाली गई। देहरादून में श्री राम मंदिर समिति और श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समिति ने शहर के कई बाजार होते हुए इस रथ यात्रा को निकाला गया। जगह जगह प्रसाद वितरण भी किया गया। श्री राम मंदिर दीपलोक कॉलोनी और श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के साथ ही अपने श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी मंदिर सेवा दल, अग्रवाल समाज और तमाम संत समाज जो मैं जिनसे जुड़ा उन सबकी ओर से जनपद वासियों को, देशवासियों को श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक रथ यात्रा में ये जो है आस्था का प्रश्न है, तो जैसे एक सनातनी की, एक भक्त की आस्था होती है, उसी प्रकार से हम सभी जनपद वासियों की आस्था भी इस जगन्नाथ जी रथ यात्रा में, क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन लगभग पूरे विश्व में 27,000 रथ यात्रा निकलती है। तो पूरी की तर्ज की भांति अपने जनपद देहरादून में ये जो रथ यात्रा का आयोजन होता है, इसमें जुड़ना ही अपने आप में बड़े गौरव और अद्भुत अनुभव की बात है। देहरादून जगन्नाथपुरी में इसी तरह से जगन्नाथ जी का भगवान की प्रतिमा नीम की लकड़ी में बनता है। इसे बनवा कर मैं राम मंदिर में स्थापना कर रखा 30 साल हो गया, लेकिन 27 साल से राम मंदिर से पूरी की तर्ज पर पूरी में जैसे विधि विधान होता है, सुबह मंगल स्नान होता है, खिचड़ी भोग होता है, उसके बाद उनकी छेना पटा होता है, उनके बाद चक्का छाड़ होता है, चक्का छाड़ के बाद पौनी विजय होते हैं। जो रथ में बैठे हुए हैं इसके नाम नंदी घोष रथ है। ये शर्त उत्तराखंड में प्रकृति प्रेम का प्रतीक हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसी क्रम में आज नैनीताल में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर पहाड़ की परंपराओं, संस्कृति और हरियाली का प्रतीक माने जाने वाले हरेला को बोया। बता दें कि हरियाली का प्रतीक हरेला श्रावण महीने में आषाढ़ में 7 प्रकार के अनाजों के बीजों को मिलाकर बोया जाता है और 10 दिन बाद श्रावण के पहले दिन काटा जाता है। हरेले का हमारे कुमाऊं में बहुत बड़ा महत्व है। हम इस त्यौहार को हरियाली के त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। आज सरकार ने इसे पर्यावरण के नाम पर, हरियाली दिवस के नाम पर भी जोड़ दिया है। प्राचीन काल से ही हमारे हरेले का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे घरों में 7 अनाजों को लेकर और अपने खेतों की मिट्टी का चुनाव करके, बीजों का चुनाव करके टोकरियों में बोया जाता था और यह माना जाता था कि जिसका हरेला जितना सुंदर होगा तो उसकी खेती भी उतनी ही सुंदर होगी। तो 10वें दिन हरेले को काटा जाता है और बड़े बुजुर्ग लोग सबसे पहले अपने घर के इष्ट देवता को अर्पित करते हैं। उसके बाद परिवार के लोगों को यह हरेला पूजा जाता है और सबको आशीर्वाद दिया जाता है। कोटद्वार दुगड्डा सतपुली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के दौरान मार्ग बंद होने की समस्या पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव कविंद्र इस्टवाल ने नाराजगी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण के बावजूद इस मार्ग पर आवागमन जोखिम भरा हो गया है। NH 534 पर मानसून सीजन से पहले प्रशासन की ओर से की जाने वाली तैयारियों के अभाव के कारण ही इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि PWD मंत्री सतपाल महाराज का गृह क्षेत्र होने के बावजूद सड़क मार्ग की बदहाल स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। यात्रियों को बरसाती सीजन में लैंडस्लाइड के चलते घंटों जाम में फंसना पड़ता है। हमने कभी डेवलपमेंट का विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों को खोदा जा रहा है ये कहीं न कहीं विनाश का कारण है। और दूसरी बात, जहां कोटद्वार दुगड्डा वाला जो मार्ग है, ये जो 534 राष्ट्रीय राजमार्ग है,
ये कई वर्षों से थोड़ा बाद बारिश होती है, जैसी बारिश की शुरुआत होती है वैसे ही रास्ता बंद हो जाता है और इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। अभी हाल में ही बरसात जहां शुरू नहीं हुआ वैसे ही वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ जिसमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। हमारे सरकार से यही कहना है कि जो सरकार जो है कि जब मालूम है हमको कि जो हमारा जो रास्ता है बहुत सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई कोई काम समय पे नहीं किया जाता। जैसे ही बरसात शुरू होने वाला होता है उसके एक आध महीने बाद वहां काम शुरू होता है और फिर कहीं न कहीं वो लोगों को जान गंवानी वहां पे पड़ती है और बहुत सारे हादसे भी होते हैं और कई घंटों 2-2, 4-4, 5-5 घंटे जाम लगा रहता है, जिससे कई जरूरी काम, चाहे कोई अस्पताल जाने वाला रोगी हो या कोई बुजुर्ग हो, आने जाने वाले यात्री सब परेशान हैं। अल्मोड़ा नगर से सटे खत्याड़ी गांव के पास खुले शराब बार के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने एनएच पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार, शासन समेत जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही ग्रामीणों ने बार को बंद नहीं करने पर एनएच जाम करने और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। जिस बार के खिलाफ हम विगत ग्रामीणों द्वारा, हम लोगों द्वारा कई ज्ञापन जिला प्रशासन को दिए हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी हमने ज्ञापन पहुंचाया है। उसके बावजूद सरकार ने यह हमारे साथ सरासर धोखा किया है और हमारे मुख्य मार्ग पर यह बार खोल दिया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अतिशीघ्र इस बार को यहाँ से हटाया नहीं गया तो हम यह आंदोलन को और आगे ले जाएंगे, चरणबद्ध तरीके से ले जाएंगे। कल रविवार को हम ग्राम सभा की एक खुली बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा आगामी हम इस आंदोलन की रणनीति को किस रूप में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। फिलहाल सोमवार को हमारा जिलाधिकारी महोदय का घेराव का कार्यक्रम है, उसके पश्चात हमारा यह धरना पर। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।